अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी के सपोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर की एक और न्यू वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक का जिक्र करने वाले हैं वो है हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि हम देख रहे हैं कि किस तरह से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और किस तरह से मसल्स रिलैक्स होती हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन के नज़रिए को पेश करने के लिए ह्यू हग्सले और जीन हैंसन ने, ये दो लोग हैं जिन्होंने एक मॉडल पेश किया था जिसे स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल कहा जाता है। अगर सवाल हो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल जो है किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा मसल कॉन्ट्रैक्शन। स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल एक्सप्लेन द मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये मसल कॉन्ट्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए मॉडल दो लोगों ने पेश किया, ह्यू हग्सले और जीन हैंसन, और 1954 के अंदर ये मॉडल पेश हुआ था। दरअसल बायो में ईयर्स मैटर नहीं करते इतना कुछ, तो ईयर्स के बजाय नामों को ही ध्यान में रखा जाए कि कौन से लोग थे जिन्होंने इस मॉडल को पेश किया। इस नज़रिए की आवाज़ से बयान किया जा रहा है कि जब सार्कोमियर शॉर्ट होता है, सार्कोमियर हम दो जेड लाइन के बीच वाले हिस्से को कह रहे हैं, तो जब सार्कोमियर जो है वो शॉर्ट होता है तो सार्कोमियर में थिक फिलामेंट्स भी होती हैं और थिन फिलामेंट्स भी होती हैं। थिक फिलामेंट्स मायोसिन होती हैं और थिन फिलामेंट्स जो हैं वो एक्टिन होती हैं। अब एक्टिन और मायोसिन जो है वो अपनी लेंथ को कम नहीं करती, उनकी लेंथ उतनी ही रहती है, लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर लेती हैं। यानी कि एक अगर हमारे पास ये मौजूद है तो इसके ऊपर दूसरी आ जाएगी, तो ये स्लाइड करेंगे एक दूसरे के ऊपर, पर वो अपनी साइज़ को, अपनी लेंथ को शॉर्ट नहीं करने वाली। जो थिन फिलामेंट्स होती हैं यानी एक्टिन होती हैं, वो सार्कोमेर के सेंटर में पहुंचती हैं, यानी कि वो एम लाइन तक पहुंचती हैं। यानी कि एक तरफ हमारे पास ये मौजूद है दो थिन फिलामेंट्स, इसी तरह से यहाँ पर भी दो थिन फिलामेंट्स मौजूद हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ये बहुत ही ज़्यादा करीब आ चुकी होंगी, एम लाइन के करीब आ चुकी होंगी, और इस तरह से सार्कोमेर जो है वो पहले के मुकाबले में शॉर्ट हो चुका होगा। मजीद बयान किया जा रहा है जब ये थिन फिलामेंट्स इस तरह से सेंटर की तरफ आती हैं तो एश जोन और आई बैंड जो है वो नैरो होते हैं, और उनके बीच का जो रीजन होगा वो वाइड हो जाएगा, यानी कि बड़ा हो जाएगा, और जेड लाइंस भी एक दूसरे के करीब आ चुकी होंगी और सार्कोमेर इस तरह से शॉर्ट हो चुका होगा। तो यहाँ पर यही बात की जा रही है क्योंकि ये एक्टिन जो थी पहले यहाँ पर मौजूद है, अब एक्टिन जो है वो इस तरफ आ चुकी होंगी, एच जोन के करीब आ चुकी होंगी, तो एच जोन जो है वो कम हो जाएगा। और इसी तरह से जो आई बैंड है, आई बैंड हम उस हिस्से को कह रहे हैं जो कि हमारे पास लाइट हिस्सा मौजूद है, क्योंकि आई बैंड की तरफ ये मायोसिन आ चुका होगा, तो इस वजह से आई बैंड जो है वो भी शॉर्ट हो चुका होगा, और ये पूरा का पूरा सार्कोमेर भी अपनी लेंथ के मुकाबले में कम हो चुका होगा इस मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान में, और जो बीच वाला हिस्सा होगा वो मसल्स की वजह से वाइड हो चुका होगा, यानी कि मोटा हिस्सा हो चुका होगा। अब यहाँ पर सब स्टेजेस का जिक्र किया जा रहा है कि स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के दौरान क्या होता है। सबसे पहले जिस चीज़ का जिक्र किया जा रहा है वो है क्रॉस ब्रिज साइकिल। क्रॉस ब्रिज साइकिल को कहा जाता है जब एक्टिन और मायोसिन आपस में जुड़ते हैं और मसल कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होता है। अब ये जो क्रॉस ब्रिज साइकिल है, इस साइकिल की शुरुआत कब होती है? इस साइकिल की शुरुआत तब होती है जब एक नर इम्पल्स हासिल होता है। नर इम्पल्स जो है एक मैसेज होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज होता है जो ब्रेन की तरफ से पहुंचता है, जो कि मोटर न्यूरॉन यानी कि हमारे मसल के साथ जुड़ा हुआ न्यूरॉन जो है वो लेकर आता है। अब मोटर न्यूरॉन जिस हिस्से पर नर इम्पल्स को लेकर आएगा वो होगा मोटर एंड प्लेट। ये मोटर एंड प्लेट वो जगह होगी जहाँ पर मोटर न्यूरॉन जो है वो मसल के साथ जुड़ा होगा, तो मोटर एंड प्लेट पर एक नर इम्पल्स जो है वो हासिल होता है, और मोटर न्यूरॉन जो है फिर एक न्यूरोट्रांसमीटर को, एक केमिकल मैसेज को रिलीज करते हैं जिसे एसिटाइल कोलाइन कहा जाता है। इस तस्वीर के अंदर आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक न्यूरॉन है, और ये न्यूरॉन जो है हमारे मसल सेल के साथ में जुड़ा हुआ है। अब मसल फाइबर के साथ एक न्यूरॉन जुड़ा हुआ है। अब इसके हवाले से लिखा हुआ है कि एक मोटर एक्सॉन जो है न्यूरॉन का एक हिस्सा जो है वो कई सारे मसल फाइबर्स को कॉन्टेक्ट करा सकता है, यानी कि एक न्यूरॉन जो है वो कई सारे सेल्स को कॉन्टेक्ट करा सकता है। अब अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस किस तरह से होता है, कि ये जो न्यूरॉन का हिस्सा होता है, न्यूरॉन का एंड रीजन जो होता है, यहाँ पर कुछ वेसिकल्स मौजूद होते हैं, कुछ वैक्यूल्स मौजूद होते हैं, और उन वैक्यूल्स के अंदर ये जो आपको ग्रीन चीज़ें नज़र आ रही ये होते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स जिन्हें हम न्यूरो कह रहे होते हैं। अब इस न्यूरॉन में से ये न्यूरो बाहर आएंगे, और ये न्यूरो जब बाहर आएंगे इनका काम होता है नर्व इम्पल्स को आगे पहुंचाना। तो ये न्यूरो पहुंचेंगे मसल्स के पास, यानी कि मसल्स के पास पहुंचेगा नर्व इम्पल्स। तो यही बात लिखी हुई है कि ये जो न्यूरो होता है जिसे एसिटाइल कोलाइन कहा जा रहा है, जो कि मोटर न्यूरॉन जो है रिलीज करते हैं, इस एसिटाइल कोलाइन के आ जाने की वजह से ये होगा कि प्रोटीन के जो रास्ते मौजूद होते हैं, जो सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मौजूद होते हैं या जो टी ट्यूबल्स में मौजूद होते हैं, टी ट्यूबल्स जो हैं ये वो ऐसे होते हैं जो कि
इस मसल फाइबर की मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड होते हैं। मसल फाइबर की मेम्ब्रेन के साथ इस तरह से अंदर की तरफ जाते हुए कुछ हिस्से मौजूद होते हैं जो कि सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं। ये टी ट्यूबुल के अंदर प्रोटीन मौजूद होंगे, वो प्रोटीन के रास्ते ओपन हो जाएंगे और सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम के अंदर जो प्रोटीन होगा वहाँ का रास्ता भी ओपन हो जाएगा। दरअसल प्रोटीन जो एक चैनल का काम करता है। प्रोटीन का रास्ता अगर बंद होगा तो अंदर की तरफ कैल्शियम जो है वो मौजूद रहेगा, और इस तरह से अगर प्रोटीन का वो रास्ता खुल जाता है तो कैल्शियम जो है उस रास्ते से बाहर आ सकते हैं। तो प्रोटीन के गेट जो हैं वो ओपन हो जाएंगे टी ट्यूबल्स में और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो इस तरह से यहाँ पर कैल्शियम आयन जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मौजूद होंगे वो बाहर आना शुरू होंगे। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी को हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हमने काम है कि ये जिक्र किया हुआ है कि ये कैल्शियम आयन्स को स्टोर करता है। तो जो इसमें कैल्शियम आयन स्टोर मौजूद थे वो इस एसिटाइल कोलाइन आने की वजह से जो है, प्रोटीन के गेट खुलने की वजह से जो है वो अब आज़ाद हो चुके हैं, और ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल करके ये साइटोप्लाज्म वाले हिस्से में पहुंचेंगे। साइटोप्लाज्म वाला हिस्सा जो है वहाँ पर मौजूद है हमारे पास एक्टिन और मायोसिन। तो वहाँ पर ये कैल्शियम आयंस आएंगे और मसल कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस का आगाज़ करेंगे। हम साइटोप्लाज्म को जो मसल में मौजूद होगा उसे सार्कोप्लाज्म भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले एसिटाइल कोलाइन आता है, और इस एसिटाइल कोलाइन के आने की वजह से कैल्शियम आयंस आते हैं, और ये कैल्शियम आयंस आने के बाद, आज़ाद होने के बाद, ये बाइंड कर जाते हैं ट्रोपोनिन के साथ में। ये ट्रोपोनिन वो होता है जो कि एक्टिन के साथ यानी कि थिन फिलामेंट के साथ में जुड़ा होता है। अब जब कैल्शियम आयंस ट्रोपोनिन के साथ में बाइंड करते हैं, कैल्शियम के आयंस ट्रोपोनिन के साथ में जुड़ते हैं, तो इसका नतीजा यहाँ पर यह होता है कि थोड़ा सा ट्रोपोमायोसिन के अंदर चेंज आ जाता है। ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह बदल देता है। ट्रोपोमायोसिन दरअसल एक्टिन के ऊपर मौजूद होता है। ट्रोपोमायोसिन की जगह बदलने की वजह से एक्टिन के वो हिस्से आज़ाद हो जाते हैं जिन हिस्सों के साथ में मायोसिन बाइंड करेगा। तो इस तरह से जो ट्विस्ट आएगा ट्रोपोमायोसिन के अंदर, इस तरह से हमारे पास मायोसिन की जगहें जो है वो खुल जाएंगी, ताकि आगे चल करके मायोसिन जो है वो बाइंड कर सकेगा एक्टिन के साथ में। इस तस्वीर के अंदर दिखाया हुआ है जब कैल्शियम मौजूद नहीं है। जब कैल्शियम मौजूद नहीं है तो ट्रोपोमायोसिन ने उन जगहों को कवर किया हुआ है जो कि एक्टिन की जगह हैं जहाँ पर मायोसिन बाइंड होने वाला है, जैसे कि ये जगहें कवर्ड हुई पड़ी हैं, और ऊपर की तरफ ये ट्रोपोनिन मौजूद है। जब कैल्शियम आएगा तो कैल्शियम जो है इस ट्रोपोनिन के साथ में जुड़ेगा। जब कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ में जुड़ेगा तो ट्रोपोमायोसिन की जो है वो जगह बदलेगी। इस तरह से मायोसिन बाइंडिंग साइट्स जो हैं, वो जगहें जहाँ पर मायोसिन जुड़ने वाला है, वो खुल जाएंगी। और आगे चल करके नेक्स्ट स्टेप में यही होगा कि मायोसिन के हिस्से जो हैं उन एक्टिन की जगहों के साथ में जुड़ेंगे। तो इस तरह से मायोसिन और एक्टिन जो है वो आपस में जुड़ना शुरू हो जाएंगे। पहले वो जगहें कवर्ड हुई पड़ी थी क्योंकि ट्रोपोमायोसिन ने उसे बंद किया हुआ था, और कैल्शियम के आने से ही वो जगहें खुलती हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्टिन फिलामेंट पर जब वो जगहें ओपन हो चुकी हैं जिनके साथ मायोसिन बाइंड करेगा, अब मायोसिन की बारी है कि वो आकर एक्टिन के साथ जुड़े। मायोसिन एक्टिन के साथ किस तरह से जुड़ेगा कि मायोसिन का हेड पहले नीचे मौजूद होता है, लेकिन मायोसिन का हेड जब एटीपी के साथ में बाइंड करेगा, मायोसिन का हेड जब एटीपी के साथ में बाइंड करेगा और एटीपी मायोसिन के जुड़ने के बाद वो टूट जाएगा एडीपी और फास्फेट के अंदर। जब मायोसिन के साथ जो मौजूद एटीपी था वो एडीपी और फास्फेट में टूटेगा, एनर्जी मिलेगी। उस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए ये जो मायोसिन का हेड है वो राइज होगा, वो ऊपर की तरफ आएगा, और इस तरह से ये हेड जो है वो एक्सटेंड करेगा और उन जगहों के साथ जुड़ेगा जो एक्टिन पर मौजूद है, जो बाइंडिंग साइट एक्टिन पर मौजूद है उनके साथ में ये जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि एटीपी को तोड़ने में एंजाइम यूज़ होगा जिसे एटीपेज कहा जा रहा है। तो ये एंजाइम जो है एटीपी को ब्रेक करेगा एडीपी और फास्फेट के अंदर। इस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए मायोसिन ऊपर की तरफ उठेगा। तो ये जो है मायोसिन के बल्बस हेड होते हैं जो इस एक्टिन वाली जगह के साथ में आपस में जुड़ेंगे। मज़ीद लिखा हुआ है ये एक्टिन और मायोसिन जो फिलामेंट होती हैं ये जब आपस में जुड़ती हैं तो इसे क्रॉस ब्रिज कहा जाता है, कि ये आपस में क्रॉस ब्रिज बना रही हैं। इस प्रोसेस के दौरान मायोसिन जो है वो एक्टिन को खींचती है। तो मायोसिन जब एक्टिन फिलामेंट को खींचती है, इस प्रोसेस को पावर स्ट्रोक कहा जाता है। मायोसिन जब एक्टिन को खींच रही है तो मायोसिन एक्टिन को अपने करीब लेकर आ रही है। मायोसिन के करीब जब एक्टिन पहुंचेगी यानी कि वो एम लाइन की तरफ यानी कि मिडल लाइन की तरफ पहुंचेगी, क्योंकि एक्टिन इस तरह से मौजूद होती है तो मायोसिन इस तरह से ये जुड़े होते हैं। तो मायोसिन एक्टिन को खींचेगा, मायोसिन जो है वो एक्टिन को आगे की तरफ लेकर आ जाएगा यानी कि एम लाइन के करीब लेकर आएगा। जो सार्कोमेर होगा वो भी कम होगा क्योंकि जेड लाइन जो है वो भी करीब आएगी। पहले जेड लाइन यहाँ मौजूद थी तो वो आगे की तरफ जेड लाइन पहुँच चुकी होगी। अब जैसे हमने जिक्र किया था कि पहले एटीपी मायोसिन के साथ जुड़ता है,
फिर एटीपी एडीपी में टूट जाता है। ये एडीपी अभी भी मायोसिन के साथ में ही जुड़ा हुआ था। तो ये मायोसिन के साथ जो एडीपी जुड़ा हुआ था, ये एडीपी अलग हो जाता है पावर स्ट्रोक के दौरान। पावर स्ट्रोक के दौरान जो एडीपी है और फास्फेट है, ये दोनों ही अलग हो जाते हैं। मायोसिन जो है एडीपी के बगैर ही जो है वो एक्टिन के साथ जुड़ा होता है। फिर एक अलग मॉलिक्यूल आ जाता है एटीपी का। एटीपी का जब दूसरा मॉलिक्यूल आएगा और वो मायोसिन के साथ जब अटैच होगा, तो एक्टिन जो है वो मायोसिन के साथ में अलग हो जाएगा। दोबारा से मायोसिन नीचे आ चुका होगा, दोबारा से फिर मायोसिन जो है वो ऊपर की तरफ आएगा और दोबारा से वो एक्टिन के साथ में जुड़ेगा। इस तरह से मज़ीद कैल्शियम आयंस आते रहेंगे, जो कि एक नए साइकिल को शुरू कर रहे होंगे। यानी कैल्शियम आयंस आएंगे, दोबारा से वो ट्रोपोनिन को बाइंड करेंगे, इस तरह से दोबारा से एक्टिन की जगह एक्सपोज हो जाएंगे और दोबारा से वो बाइंडिंग शुरू होगी। तो कैल्शियम के आने से ये पूरा प्रोसेस जो है, कंस्ट्रक्शन साइकिल जो है, ये चलता रहता है। आपकी बुक के अंदर यही वाली तस्वीर जो है क्लियरली मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम इस तस्वीर को दूसरी बुक से देख रहे हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है एडीपी और फास्फेट में टूट चुका है। एटीपी हाइड्रोलाइज हो चुका है, टूट चुका है, और मायोसिन का हेड जो है वो अनअटैच्ड है, अभी तक जुड़ा नहीं। इस एनर्जी के आते ही इस एटीपी के टूटने की वजह से ये हिस्सा अब जुड़ना शुरू हो जाएगा। तो एटीपी जो है वो मायोसिन के साथ जुड़ेगा और मायोसिन का हिस्सा जो है वो ऊपर की तरफ अटैच होना शुरू हो जाएगा एक्टिन के साथ में। एडीबी और फास्फेट के जाने से जो है पावर स्ट्रोक शुरू होगा और इस तरह से जो हेड होगा वो एक्टिन को खींचना शुरू करेगा। फिर इस तरह से एक नया एटीपी का मॉलिक्यूल आएगा। जब एटीपी का नया मॉलिक्यूल आएगा, हेड जो है वो नीचे की तरफ आएगा। फिर दोबारा से ये एटीपी का जो मॉलिक्यूल है ये हाइड्रोलाइज होगा, टूटेगा। तो इसके टूटने से एनर्जी आएगी, जिस वजह से ये हेड जो है वो ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगा और इस तरह से फिर दोबारा से मूवमेंट होगी इनकी, दोबारा से खींचना इनका शुरू होगा। इस मसल कॉन्ट्रैक्शन के टॉपिक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एनिमेटेड वीडियोस मौजूद हैं, जहां पर मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स के फाइबर्स का एक दूसरे के ऊपर आना, एक्टिन और मायोसिन का एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करना, और उसके अलावा सार्कोमेयर का शॉर्ट होना, ये सारे जो स्टेप्स हैं ये दिखाए गए हैं। तो यूट्यूब पर एनिमेशन अगर आप देखेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन एनिमेशन, तो इस तरह से ये कई ज़्यादा आ जाएंगे। हम ये यूज़ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कॉपीराइट का इशू हो जाएगा हमारे पास। अब हम बात करते हैं मसल्स के रिलैक्स होने के बारे में, कि मसल्स किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्स होते हैं। नर्व इम्पल्स के आने से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और नर्व इम्पल्स के खत्म होने के बाद मसल्स जो है हमारे रिलैक्स हो जाते हैं। दो स्टेप्स होते हैं जिसकी वजह से हमारे मसल फाइबर जो है रिलैक्स होते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि जो एसिटाइल कोलाइन था, जो कि एक न्यूरो था, जो साइनेप्स में पहुंच रहा था, वो न्यूरो एसिटाइल कोलाइन जो है वो टूट जाता है। एसिटाइल कोलाइन को टूटने में एक एंजाइम हेल्प करता है जिसका नाम होता है एसिटाइल कोलाइन ईस्टरेज। ये एसिटाइल कोलाइन ईस्टरेज जो है एसिटाइल कोलाइन को ख़त्म कर देगा। जब एसिटाइल कोलाइन ख़त्म हो जाएगा तो ये मसल फाइबर को मज़ीद स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा, जिस तरह से मसल फाइबर मज़ीद कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएगी। तो यही बात लिखी हुई है कि ये जो हमारे पास एंजाइम है एसिटाइल कोलाइन ईस्टरेज जो है, ये मौजूद होता है साइनेप्स में भी, यानी इस जगह पर जहाँ पर ये मसल जो है वो न्यूरॉन के साथ जुड़ी हुई है। और उसके अलावा मेम्ब्रेन ऑफ एंड प्लेट जो है, मोटर एंड प्लेट में भी ये मौजूद होती है। तो ये उसी हिस्से की बात की जा रही है जहाँ पर न्यूरॉन मसल के साथ कनेक्ट हो रहा है। अब ये जो एंजाइम होगा, इसका काम होगा कि एक ही नर्व इम्पल्स को बार बार मसल फाइबर को स्टिमुलेट करने से रोकना। न्यूरोट्रांसमीटर एक बार आ चुका है, वो अब दोबारा बार बार मसल्स को कांटेक्ट ना करे, बस एक बार उसने कांटेक्ट किया फिर ख़त्म हो जाए, तो इसका काम एसिटाइल कोलाइन ईस्टरेज का होगा। तो एसिटाइल कोलाइन के टूटने की वजह से ये होगा कि नर्व इम्पल्स अब नहीं आने वाला, और जब नर्व इम्पल्स नहीं आएगा तो वो जो गेट्स ओपन हुए थे, जो कैल्शियम को लेकर आए हुए थे, वो कैल्शियम के गेट्स जो है वो भी बंद हो जाते हैं। तो इस तरह से ये नर्व फाइबर का जो स्टिमुलस है, जो कॉन्ट्रैक्शन, वो भी मूवमेंट होगी। जब कैल्शियम के गेट्स बंद हो चुके हैं, अब क्या होगा कि एक हमारे पास कैल्शियम पंप मौजूद होता है। उसी मेम्ब्रेन के अंदर एक पंप भी मौजूद होता है। उसका काम होता है एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए मॉलिक्यूल्स को वापसी ले आए। तो ये एटीपी का इस्तेमाल करते हुए कैल्शियम आयंस को वापसी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर लेकर आएगा। इस तरह से साइटोसोल से, यानी साइटोप्लाज्म से, जो कैल्शियम की कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी और मसल फाइबर जो है कैल्शियम के ना मिलने की वजह से ये दोबारा से रिलैक्स हो जाएगी। तो इस तरह से कैल्शियम के कम होने की वजह से और एसिटाइल कोलाइन के टूटने की वजह से हमारे मसल जो है वो दोबारा से रिलैक्स हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।